बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल मेरे चारा घर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये 27वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ये किसका घर है? सादिया बेगम ने गाड़ी से उतरते हुए हैरानी से उस शानदार बंगले को देखा जिसके ब्राउन कलर के आईनी गेट के आगे गाड़ी आकर रुकी थी। राफी अब गेट का लॉक खोल रहा था। आप अंदर तो आइए, फिर बताता हूँ, वो हाथ से गेट वाह करते हुए बोला। अबिया ने नापसंदीदा नज़रों से राफी के उस फजूल सस्पेंस को देखा और मुंह फेर लिया। आओ ना अबिया, ये राफी हमें बिन बताए किसके घर मिलाने उठा लाया है। सादिया बेगम ने उसे यूं ही मुंह फेर कर खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़ कर खींचा। वो मजबूर सी होकर उनके साथ चल पड़ी। उसका तो घर से आने को भी दिल नहीं चाह रहा था। उसने साफ इनकार भी कर दिया था, मगर फिर पुप्पो का वही इसरार भरा अंदाज और उसकी वही मजबूरी कि वो किसी के इसरार को ज़्यादा देर तक रद्द नहीं कर सकती थी। अम्मी जल्दी आइए ना। राफी छोटे से लॉन की रविश पर चलता हुआ घर की इमारत के बैरूनी हिस्से में खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। कितना अच्छा घर है, सब्ज़े और हरियाली वाला, खुली हवा और रोशन सहन वाले घर कैसे मुबारक और दिल को खींचते। उन्होंने एक तरफ से छोटे से लॉन की झाड़ियों नुमा उगी हुई घास और बंगले की एक ततामी दीवार के साथ लगे दरख्तों को देखते हुए रश्क भरे लहजे में कहा, अंसारी हाउस से निकलने के बाद ऐसी जगह के लिए मैं बड़ा तड़पती रही। छोटे छोटे घुटे हुए तंग कमरों, सहन के बारीक बगैर तारीख घरों में रहना मेरे लिए किसी जेल से कम की सज़ा नहीं थी। फिर इस सज़ा से हम आहंगी पैदा करते एक ज़माना लग गया इन बुरे वक्तों में, जब अपने जुर्म मोहब्बत की सज़ा के इंतहाई दौर से गुजर रही थी। इस वक्त भी मुझसे कोई पूछता कि मेरी कोई एक बड़ी ख्वाहिश जो फौरी पूरी की जा सकती है, तो मैं कहती ऐसा खुला हुआ हवादार घर जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं और अपनी अंधेरों में ठोकरों खाती नज़रों में जी भर कर रोशनी भर सकूं। जिंदा इंसानों के लिए हवा और रोशनी से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। कोई मुझसे पूछे, मुवाक़तन खुली हवा में गहरे गहरे सांस लेते हुए उस जगह की कुशादगी और सुस्त रफ्तार चलती हवा को अपने अंदर उतार रही थी। और अबिया को लगा जैसे वो उसके दिल की तर्जुमानी कर रही है। उसके दुखों में ये एक बहुत बड़ा सदमा था। छोटा सादा 3-3.5 मरले का घर, जिसके छोटे छोटे तंग कमरों और चंद कदमों के सहन में उसका दम घुटता था। उससे मोहब्बत मिलती या ना मिलती, ज़मीन की कुशादगी ना छीनती, तो शायद उसे अपनी किस्मत पर इतना रोना ना आता। ओहो, आप दोनों किस मुराकबे में गुम हो गई हैं, अब आ भी जाइए। राफी की जलाई हुई आवाज़ ने उनके कदमों की तेज़ रफ्तार तेज़ की थी। घर जितना बाहर से दिल को भाया था, अंदर से भी उतना ही खुशादा और खूबसूरत था। 3 बेडरूम, उनके पूरे घर जितना लाउंज और डाइनिंग और एक अदद गेस्ट रूम, बादामी रंग की फिसलती टाइलें और ताज़ा पेंट की हुई दीवारें घर के नया होने का पता दे रही थी। राफी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, मगर ये है किसका और हमें इधर क्यों लाए हो? सादिया बेगम ने जैसे ख्वाहिशों की धक्कम पेल से घबराकर पूछ ही डाला कि हर कदम पर उनका दिल इतने खूबसूरत घर में रहने को मचल रहा था। लाउंज और ड्राइंग रूम में खूबसूरत नक्शीन लकड़ी का काम और हर कमरे की बड़ी बड़ी कुशादा शीशे की खिड़कियाँ उन्हें बार बार अपनी ज़िंदगी की उस बड़ी महरूमी का एहसास दिला रही थी जिसे उन्होंने उम्र भर कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया था। पता है अम्मी, ये क्या है? राफी ने मुड़कर माँ के कंधों को थामकर उनके चेहरे पर अपनी स्याह चमकती निगाहें जमाकर पूछा। वही तो पूछ रही हूँ, वो मुतज़ब्ज़िब से लहजे में बोली। बेख्तियारी दिल राफी के लबों से कुछ अनहोनी सुनने का मुतमनी हो रहा था। अम्मी, ये आपकी दुआओं का समर है। मुझे कंपनी की तरफ से ये घर मिला है ना आपकी दुआओं का समर? राफी का इंकशाफ उन्हें किसी बम का धमाका महसूस हुआ था। कुछ यही कैफियत अबिया की भी थी। वो भी लम्हा भर को राफी की बात सुनकर अपनी जगह साकित सी रह गई। तो तुम सच कह रहे हो राफी? वाकई? पुप्पो की कामती आवाज़ ने तस्दीक की कि उसने जो सुना है वो कोई वहमा नहीं था। बिल्कुल सच अम्मी, कसम ले ले। मैंने जॉब के अव्वल दिन से घर के लिए अप्लाई कर रखा था। इस कॉलोनी में हमारी कंपनी के 10-12 ऐसे घर हैं, कोई भी खाली नहीं था। ये इस महीने खाली हुआ और आपके बेटे के नाम पूरा निकल आया। हमें तो शक सा था, मगर अम्मी, आपको अपनी दुआओं की कबूलियत का पूरा यकीन था। देखिए अल्लाह ने आपके यकीन को कैसा कामिल कर दिया। एक एक करके आपकी सारी दुआएं बारगाहे इलाही से मकबूलियत की सनत पाकर आपकी झोली में आ गई हैं, है ना अम्मी? राफी उस तरह बोल रहा था कि जैसे इस जगह उसके और सादिया बेगम के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं। अबिया खड़े खड़े जैसे शल सी हो गई और बैठने के लिए कोई भी कुर्सी या कोई और चीज़ नहीं थी। पुप्पो, मैं थक गई हूँ, बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, उसके लबों से बिना सोचे समझे निकला। और दूसरे लम्हे वो तेज़ कदमों से चलती हुई बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई।
राफे के चेहरे पर साया सा लहरा गया। राफे बेटा, हो सकता है ये मेरी दुआओं का समर हो, मगर इसी खुशी की पहली मुबारकबाद तुम्हें बिया को देनी चाहिए थी। उसने जैसे तैसे भी सही इस सिलनज़दा डब्बे में तुम्हारे साथ वो कठिन दिन गुजारे जिनके बारे में उसने अपनी साबका ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे अपनी दुआओं की मकबूलियत का यकीन उस दिन आएगा जब तुम मुझे इस शर्मसारी से बाहर निकालोगे, वो यास भरे लहजे में कहते हुए बोली। कैसी शर्मसारी अम्मी? वो बेकरार सा होकर उनके सामने आ गया। वही शर्मिंदगी जो मैं बिया को इस बुरे हाल में देखकर महसूस करती हूँ। तुम उसे उसके हकूक़ से महरूम करके उसके मुजरिम भी हो रहे हो, मेरे भी, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही में तुमने उसके सारे हकूक़ अदा करने का वादा किया था। और आज इतने बहुत सारे महीने गुजरने के बाद भी मैं देख रही हूँ तुम दोनों के ताल्लुकात वही हैं जहाँ पहले दिन से थे। वो अर्श से फर्श पर आई थी, उसे दुखन और दर्द जितना भी होता कम था, मगर इसके दर्द को कम करने के लिए तुमने खुद से एक बार भी कोशिश नहीं की। कोशिश करते तो बिया के दिल से अच्छा किसका दिल होगा? मुझे अक्सर रातों को अबिया की उदास पसमर्दा निगाहें अपने बिस्तर पर करवटें लेने पर मजबूर कर देती है, जैसे वो मुझसे सवाल करती हूँ, पुप्पो आप मुझे उस ईमान से यहाँ लेकर आई थी। मैं मानती हूँ जब वो इस घर में आई तो ना उसके दिल में जगह थी तुम्हारे लिए, ना जहन में। पर सच कहो राफे, निकाह के बोलों में ऐसा जादू है, अगर तुम ज़रा सी पेश कदमी करते, एक बार नहीं बार बार, औरत मर्द के मोहब्बत भरे इल्तफात को ज़्यादा देर तक झटक नहीं सकती। ये कशिश भी पैदा करने वाले ने उसके ख़मीर में रखी है, जो वो खुद अपने हमसफ़र के लिए महसूस करती है। और मुझे बेहद दुख से कहना पड़ रहा है, मेरे बार बार मुँह से कहने के बावजूद तुमने एक बार भी ऐसी कोशिश नहीं की। वो दुख भरे लहजे में कहते हुए पीछे दीवार से लगकर जैसे हाँफने लगी। उनकी आंखों में पानी चमकने लगा। अम्मी, मैंने कई बार कोशिश की, मगर हर बार। अम्मी, उसने राफे की नज़रें झुक गई। वो रुख फेर कर बैरूनी दरवाजे से बाहर गेट के आगे खड़ी गाड़ी में बैठी अबिया को दूर से देख रहा था, मगर हर बार मुझे साफ लफ्ज़ों में बताया कि वो कभी मुझे अपने हम सफ़र, अपने जीवन साथी के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। उसके दिल ने कभी ज़रियाब की जगह किसी और को दी ही नहीं, और ना वो दे सकती, बल्कि मुझे अपने करीब देखकर उसे अपनी महरूमी का शिद्दत से एहसास होने लगता। फिर बताइए मैं क्या करता भला? वो बेबस लहजे में बोला। असल में तो वो ये बात माँ के सामने कभी ना कहता, मगर उन्हें आने वाले इस वाक़ये के बारे में भी तो तैयार करना था जो एक दिन होकर रहना था। इसके बावजूद मैं कहती हूँ, इस सारे मामले में कमी और कमज़ोरी तुम्हारी तरफ से। वो सिर्फ ज़बान से ऐसा कहती थी। कभी तुमने उसके दिल में झांकने की कोशिश की? ज़रियाब उसका माजी था, हाल और मुस्तकबिल तुम थे। वो कितनी देर तुम्हें नज़रअंदाज कर सकती थी अगर तुमने उसे बतौर शरीके हयात कबूल किया होता? वो सरासर बेकसूर उसे कसूरवार गर्दानते हुए कह रही थी। अम्मी, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसी तरह रुख किए हाथ मचलने लगा। बिया उसे साफ दिखाई दे रही थी, नीले सूट में बेचैनी से बार बार गेट के बाहर देखती हुई। क्योंकि क्या? वो जैसे तनक कर बोला। उसने मुझसे अलहदगी का फ़ैसला कर रखा है और वो इससे किन चटने को तैयार नहीं, और मैंने उसे आज़ाद करने का वादा भी कर रखा है, रोशी की शादी तक, वो कह रहा था। और सादिया बेगम के चेहरे का रंग सफ़ेद लट्ठे के मानित सफ़ेद पड़ता जा रहा था। बहुत अच्छी मिसाल कायम करोगे पाप के नक्शे कदम पर चलकर। अगर तुमने ऐसा किया तो कभी मेरी खुशी हासिल न कर सकोगे, वो तेज़ लहजे में कहती हुई बाहर निकल गई। तो राफे गहरी सांस लेता हुआ उन्हें देखता रह गया। लगता है अब ज़िंदगी के ने हर कसारे को मेरे मिज़ान में दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है, तो यूं ही सही। वो थके हुए कदमों से चलता हुआ बाहर निकल आया। यह उसकी ज़िंदगी की पिछली और आने वाली और गुजरती हुई ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो दिन गुजरते जा रहे थे, शाइस्ता को अपनी ज़िंदगी की उस भयानक गलती का एहसास शिद्दत से होता जा रहा था। आफ्ताब ज़ुबैरी ऑफिस आने लगा था। उसकी दिलचस्पी ऑफिस में सिर्फ एक ही शोबे में थी, और वो था अकाउंट्स। हर दूसरे दिन 30-40 हज़ार का चेक साइन होने के लिए शाइस्ता के सामने आकर उसे आग लगा जाता। और दूसरी अजियत जो आफ्ताब ज़ुबैरी के ऑफिस आने से उसे उठानी पड़ रही थी, वो उसकी घटिया कंपनी के लोगों की आमदोरफ्त और सारा दिन बिला मकसद ऑफिस में बैठना, ऊंचा ऊंचा बोलना, बेहंगम कह के लगाना, एक जुमले में 4 गालियाँ बकना, फहश वाक़यात और जो मानिए स्टेज ड्रामों जैसे मकालमात बोलना, और अक्सर व बेशतर जुए की बाजी जमा लेना। शाइस्ता को लगता है ये उसका ऑफिस नहीं, किसी पसमानदा इलाके का कोई थड़ा है
जहाँ उन जाहिल अयाश और घटिया लोगों की टोली उसकी सालों में बनी हुई रेपुटेशन को चंद दिनों में मिट्टी में मिला रही है। उसका बीपी हर वक्त हाई रहने लगा। उसे बहुत बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी, मगर आजकल उसे अपनी आदत के बहुत बरखिलाफ ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मगर उस दिन उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उसकी सेक्रेटरी आफ्ताब ज़ुबैरी के कमरे में उसका और उसके दोस्तों का पसंदीदा मशरूब सर्व करने गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखों पुकार ने पूरे ऑफिस की बिल्डिंग हिला दी और जब तक शाइस्ता वहाँ तक पहुँची, पानी गोया सर से ऊपर गुजर रहा था। उसकी बेहद महजब पढ़ी लिखी वेल मैनर्ड सेक्रेटरी किसी कबूतरी की तरह नुची खुची जख्म अपने बाजुओं के हल्के में अपने नीम बरहना वजूद को छुपाने की कोशिश करते हुए ज़मीन में गिरी, आंखें बंद की अलग फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। और आफ्ताब ज़ुबैरी के वो गिद्धनुमा भेड़िए उसके गिर्द मंडलाते हाथों में पैग लिए कहके लगाते हुए गोया अपने शिकार पर टूट पड़ने को पर तोल रहे थे। और आफ्ताब ज़ुबैरी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा यूं झूल रहा था जैसे उसकी निगाहों के सामने कोई बहुत दिलफरेब हो, दिलचस्प तमाशा हो रहा। वो पैग लबों से लगाए चुस्कियाँ ले रहा था। क्या बेहूदगी है ये? शाइस्ता की धार थी या सूर इसराफील? लम्हा भर को उनके बेहुदा जंगली कहकों की लय थमी। फिर शाइस्ता के गार्ड्स ने आफ्ताब ज़ुबैरी के हवारियों की जो दरगत बनाई, वो तो वहाँ मौजूद सब लोगों के लिए एक याद रखने वाला वाक़या बन गए। आफ्ताब ज़ुबैरी को गोया डंडा डोली करके शाइस्ता ने घर भिजवाया और ख़ुद सेक्रेटरी की दिलजोई के लिए उसे डॉक्टर ज़ुबैर के क्लिनिक खुद लेकर गई। और रास्ता भर वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत को कोसती रही जब उसने डॉक्टर ज़ुबैर के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके उस कमीने लुच्चे आफ्ताब ज़ुबैरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। आफ्ताब ज़ुबैरी के बारे में सोचते हुए शाइस्ता की कन पट्टियों में जैसे अंगारे दहकने लगे थे। अगर मैं ऐसी बदबख्ती को अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकती हूँ तो उसे खारी ज़दा बीमार कुत्ते की तरह लात मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर भी फेंक सकती हूँ। वो मेरी तुफलियाँ हैं, मैं उसकी। इनफ इज़ इनफ। आज मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। आफ्ताब ज़ुबैरी, आज ही रात अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर इधर से दफ़ा होने की तैयारी करो। अब अपनी ज़िंदगी और अपने अकाउंट्स को दिवालिया होने से बचाने का यही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर के क्लिनिक के आगे उतरते हुए शाइस्ता दिल में तहिया कर चुकी थी, अगर तुम्हें ज़्यादा दिन रुकना पड़ गया तो। सादिया बेगम ने तशवीश भरे अंदाज में राफे से कहा, जो तैयार होकर उनके कमरे में उनसे मिलने आया था। 2 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी। अम्मी, हद करती हैं आप भी। मैं किसी बिजनेस टूर पर थोड़ी जा रहा हूँ। ट्रेनिंग कोर्स की मुद्दत मुअय्यन होती है, इसमें 1 दिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। 90 दिन की ट्रेनिंग है और इंशाल्लाह 91वें दिन, इससे अगले दिन मैं आपके पास होऊंगा। वो मोहब्बत से माँ के दोनों हाथ अपने लबों से लगाते हुए बोला। और अम्मी, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं जाने से पहले आपको आपकी पसंद के घर में छोड़े जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आपको कोई खुशी दे सकता। अम्मी, आपको ये घर पसंद आया है ना? वो चमकती निगाहों से माँ को देखते हुए बोला। वो इस घर में 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। बहुत ज़्यादा। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही अपना घर दे, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत। बस तुम खैर से जाओ और बखैरियत वापस आओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ ही जाएंगी। और राफे, वो रुकी। मेरी उस दिन वाली बात पे तुमने कुछ सोचा? पिया से बात की खुलकर। बेटा, जाने से पहले एक बार उसे अपनी रफ़ाकत, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला जाते तो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस यकीन को ज़्यादा गहराई से सोच सकती थी, गौर कर सकती थी। अलहदगी का फ़ैसला उसने अपने नज़रअंदाज किए जाने और कुछ ज़िद में किया, और इन दोनों का हल तुम्हारे पास है। वो एक बार फिर उस तकलीफ़ दे मौजू को छेड़ते हुए बोली जिससे वो बचना चाह रहा था। अम्मी, वो इस हल के सिवा और कुछ मेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती। आप नहीं जानती मैंने किस तरह उसे इन 3 महीनों के लिए इधर रहने पर मजबूर किया है। वरना वो तो रोशी के फ़ौरन बाद, वो बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि उस दिन माँ की हालत बिगड़ती देखकर आइंदा उसने उस मौजू पर बात न करने का फ़ैसला कर लिया था। सब तुम्हारी गलती है, वो तेज़ी से बोली। और मैं अब भी कह रही हूँ, तुम ऐसा करके महज मेरी नाखुशी के हकदार ठहरोगे। अम्मी, मैं कब ऐसा चाहता हूँ? मैं तो खुद अब शायद उसके बगैर। वो कहते हुए झिझक कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के बाहर खड़ी बिया का दिल ज़ोर से धड़का था कि वो उससे आगे क्या कहता है। उसका दिल सुनने की शिद्दत से मतमनी था। तुम जाने से पहले अपनी आरफा मामी से तो मिल आते। सादिया बेगम ने राफे के अधूरे जुमले से क्या अक्स किया था वो जान न सकी, मगर उन्होंने उसे जुमला पूरा करने को भी ना कहा और मौजू बदल दिया। कल रात को मिल आया था। राफे का अगला जुमला भी उसके लिए शॉकिंग था। और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मैं भी चलती, वो शिकवा करते हुए बोली। मैं तो वलीद के ऑफिस गया था मिलने, वो मुझे साथ लेकर चल पड़ा। मैं समझा शायद यूं ही कहीं बैठकर चाय पियेंगे। वो मुझे अंसारी हाउस ले गया। उसका दिल धड़का। फिर कौन कौन मिला वहाँ? बेताबी से बोले। बस आरफा मामी के पोर्शन में ही ले गया था वलीद मुझे। वो तो अब चलने फिरने से भी आजिज़ है। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जिसकी वजह से टांगें काम नहीं कर रही। आपका पूछ रही थी।
वो बता रहा था और चाय की ट्रे हाथ में लिए बिया का दिल नीचे बैठता जा रहा था। उसकी नज़रों के सामने अपनी सेहतमंद मम्मी का सरापा घूम रहा था, जिन्हें मामूली सी शुगर रहती थी, जिसके लिए वो रोज़ाना एक टैबलेट ले लेती थी और बस जाऊंगी मैं भी देखने आजकल में, सादिया बेगम अफसरदा लहजे में कह रही थी। तुम छोटे मामू की तरफ नहीं गए और वलीद की तरफ? वो फिर से उसी बेकरार लहजे में पूछ रही थी। नहीं, वो बहुत आहिस्ता बोल रहा था। अब उधर वो हालात नहीं रहे। तीनों घरों की आपस में तकरीबन कता कलामी हो चुकी है, हर किस्म का आना जाना, मिलना जुलना। सिर्फ वलीद ही आरफा मामी को हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाता है। कुछ प्रॉपर्टी का तनाज़े चल रहा है, तो कुछ वो रबिया और वलीद वाला मसला, तो सुकून से वो भी नहीं रह रहे। किसी के दिल को कदमों तले कुचल देना आसान तो नहीं होता। इस इस्तज़ाइया सोच के बारे में उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी और राफे कहते कहते फिर चुप कर गया। फरियाल पाकिस्तान आ चुकी है। मालूम नहीं ज़रियाब और उसके दरमियान क्या इशू चल रहा है कि वो खुला के लिए मुतालबा कर रही है, जबकि बाकी लोगों का ख्याल है उसे ज़रियाब ने पाकिस्तान भेज दिया कि वलीद रबिया से शादी के लिए मजबूर हो जाए। बहुत कुशीदा फ़िज़ा हो रही थी अंसारी हाउस की। मेरे ख्याल में आप भी अभी मत जाइएगा, वैसे ही फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा, राफे ने उन्हें मना करते हुए कहा। बाहर बर्तन खड़कने की आवाज़ आई। राफे उठकर बाहर आया तो अभी चाय की ट्रे दरवाजे के पास पड़ी तपाई पर धरकर जा रही थी, तो गैस ने सारी गुफ्तगू सुन लिया। राफे ने ट्रे उठाते हुए सोचा, तुम फरियाल से मिल लेते? सादिया बेगम ने पूछा। वो तो, उसने गहरा सांस लेते हुए चाय का कप माँ को पकड़ाया। वलीद बता रहा था, बिल्कुल गोशा नशीन हो गई है, किसी से मिलती है ना, किसी से बात करती है ना, किसी सवाल का जवाब देती है। वो प्रेग्नेंट है, मगर इतनी कमज़ोर हो रही है जैसे उसे टीबी हो गई हो। छोटी मामी तो बाकायदा बड़ी मामी से लड़कर आई हैं कि उनके बेटे ने न जाने उनकी बेटी पर क्या जुल्म तोड़े कि वो मुर्दों से बदतर हाल में वापस आई है। मामू और वलीद ने ज़रियाब से रब्ता करने की कोशिश की मगर उससे बात नहीं हो सकी। वलीद बहुत परेशान है, मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट्री में बिजनेस सिफर होकर रह गया और बड़े मामू की हठधर्मी उसी तरह। वो किसी भी मसले को बैठकर अमन से हल नहीं करना चाहते। वही धौंस, धमकी और हटीलापन जो मसाइल को और भी उलझा रहा है। वैसे वलीद का ऑफिस काफ़ी सेट हो गया, बिजनेस की तरफ से उसे कोई फिक्र नहीं, मगर आरफा मामी का हाल बुरा है। उन्हें माहाना मिलने वाली आमदनी का निस्फ कर दिया गया था और अब 2 माह से वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। बड़े मामू ने उनसे कह दिया कि फैक्ट्री का काम बंद हो चुका है, तो वो कहाँ से उन्हें वजीफ़ा दें। बस इसी ताने और रवैये ने आरफा मामी को ज़्यादा बीमार कर दिया। फिर जोया का अटका हुआ मसला और अब फरियाल की आम, ज़रियाब से बात ना हो सकना। छोटे मामू भी बड़े मामू से बदजन हो चुके और जायदाद की मुनसफाना तकसीम का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बड़े मामू ने कह दिया वो कोई बात नहीं करेंगे, ना किसी की सुनेंगे। फैक्ट्री में से सब अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। अब जो है वो उनके बेटे ज़रियाब का है। हाँ, घर सेल करके सब रकम आपस में तकसीम कर लें, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बात ने मामू और वलीद को भड़का दिया। सख्त कुशीदगी, गुस्सा और नफरत है दोनों तरफ। देखिए क्या बनता है, राफे बता रहा था और सादिया बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। उनके सामने पड़ा चाय का कप ठंडा हो रहा था। अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? मैं इसी आपको कुछ नहीं बता रहा था कि आप परेशान हो जाएंगी। इंसान वही कुछ काटता है जो वो बोता है। राफे, वो मेरे भाई हैं, मेरे माँ जाए, उनके उजड़ने बसने का दुख, खुशी मुझे ऐसे ही होगी जैसे अपने उजड़ने बसने की। वो मुझे कुछ नहीं समझते, ना समझे, मगर मेरे दिल के राब्ते तो उनसे कमज़ोर नहीं पड़े, उनकी कज रवि के बावजूद। तुम मुझे कुछ ना भी बताते तो मेरा दिल सब कुछ बता देता। मैं जाऊंगी, कम अज़ कम आरफा भाभी को देखने तो ज़रूर जाऊंगी, और फरियाल से मिलने भी। वो सर हिलाते हुए गोया खुद से कह रही थी। राफे ने उन्हें एक नज़र देखा और चाय पीने लगा। उन्हें अब रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तुम चाय पी लो तो जाकर बिया से मिल लो, और बेटा कोशिश करो उसके दिल में उम्मीद का कोई दिया जला कर जाओ। वो ये 3 माह तुम्हारे इंतज़ार में गुजारे ना कि। वो कहते कहते रुक गई। और मेरी बात याद रखना, बिया से अच्छी लड़की तुम्हारे नसीब में हो ही नहीं सकती, और वक्त इस अनचाहे फैसले को दुरुस्त साबित करने का इंतज़ाम करने में लगा है। तुम देख रहे हो ना। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए किसी और ख्याल में कह रही थी, और राफे के दिल ने जैसे उनके ख्याल की तायद की थी। अंसारी हाउस के हालात यही कुछ तो साबित कर रहे थे। शायद मैं उम्मीद का ऐसा कोई दिया उसके दिल में जला ही सकूं। इतने दिनों में पहली बार उम्मीद भरे ख्याल ने उसके दिल में करवट ली थी, और वो उठ खड़ा हुआ। तो जनाब, ये थी इसकी आज की 27वीं एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों ने पसंद की होगी। मिलते हैं इसकी, ये 27वीं थी या 28वीं थी? ओह गॉड, अब मुझे इसके स्टार्ट में देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी एपिसोड पढ़ी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।